आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं का हिंदी का सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन। और ये आपका टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो है पेपर आपका 3 है। इससे पहले हमने 2 पेपर आपको बता दिए है, प्रैक्टिस के लिए दे दिए। आज की इस वीडियो में हम थर्ड जो है पेपर का एक्सप्लेन करेंगे, आंसर्स के साथ देखेंगे किस तरह से पेपर आएगा, और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के ऊपर जो है कमी मत रखिए। प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम हिंदी का करेंगे। समय आपके पास जो होंगे 2 घंटे होंगे। 40 नंबर का ये आपका पेपर होगा। सामान्य निर्देश आप पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित जो निर्देश दिए उनको सावधानी ध्यान से पढ़ना है आपको। इस प्रश्न पत्र में जो है वर्णनात्मक जो है प्रश्न पूछे गए। इस प्रश्न पत्र में जो टोटल जो है 9 प्रश्न होंगे, और ये 2 खंडों में 2 सेक्शन होंगे आपके। और प्रश्नों में जो अतिरिक्त है विकल्प भी दिए गए, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी आपको एक बार ही पता रहना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का आपका पैटर्न क्या होने वाला है। यहाँ पे आते हैं हम सेक्शन ए पे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन फिर आंसर। ठीक है, अगर आप पेपर में देखेंगे तो यहाँ पे बोल देगा, आपको 2-3 टॉपिक दे देगा यहाँ पे, और कहेगा कि आपसे जो है 150 वर्ड में जो है आपको दृश्य लेखन करना है। क्वेश्चन ऐसे कह देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 क्वेश्चन देगा आपको, 2 में से किसी एक का जो है आपको दृश्य लेखन लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित दिए गए 2 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर जो है निबंध लिखना, दृश्य लेखन करना है आपको। 150 शब्दों का होना चाहिए। और यहाँ पे जो है मैं डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 आपको पूछे जाते हैं, तो मैंने सबसे पहला लिया है प्रातः काल का दृश्य। अब यहाँ पे जो है दृश्य लेखन में आपको ये एक हेडिंग सा बनाना पड़ता है, जहाँ पे अपने कुछ जो शब्द है वहां से आपको जो भी दुर्घटनाएं हुई है या जो भी आपने देखा है उसको जो है यहाँ पे आप 2-4 शब्द या 5 शब्दों में जो है यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर यहाँ से स्टार्ट है ये आपका क्या है, प्रातः काल का दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ये पढ़ सकते हो। इसे प्रातःकालीन लाल गोल सूर्य आकाश में छाए बादलों को लालिमा रंग रहा है। पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में संगीत उत्पन्न कर रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसके कारण पेड़ पौधे झूम रहे हैं। फूलों पर भ्रमर गुंजार रहे हैं, और फूलों से जो है आप ऐसे करके जो आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने लिखा है ये ऐसे आपका जो क्या होगा, दृश्य लेखन होगा। दृश्य लेखन क्या होता है, जो आप देखते हो उसको क्या है, आप जो है उसे लिख के किसी को बता रहे हो। ठीक है, आप उसको नोट कर लो, वही दृश्य। आप अगर अपने घर से बाहर निकले या आप कहीं पार्टी में गए तो वहां क्या क्या देखा आपने, तो लिखोगे यहाँ पे सभी ने ही पार्टियों में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, पार्टियां जो है बहुत अच्छी चल रही थी। आप उस अपने दृश्य लिखने होते हैं। ठीक है, इसमें और आप इजीली जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको निबंध टाइप लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, अपने थॉट लिखोगे आप, और नंबर आपको मिलेंगे अगर लिखोगे जब ही मिलेंगे। ठीक है, और थोड़ा अच्छा सा जो है आप अपना हेडिंग जो ऊपर है वो लिख लेना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपकी थॉट रहती है। ठीक है, और लास्ट में जो है जो पैटर्न रहता है वो तो आपको करना पड़ेगा। लास्ट में कट टू लिखना होता है दृश्य लेखन के बाद। तो यहाँ पर जो है आप अपने जो है व्यू डाल दोगे, जो आप दृश्य लेखन जो भी दिया जाएगा टॉपिक उसके अनुसार आप कर लोगे। इसी तरह दूसरा जो है अथवे में पूछा जाएगा आपसे, हिंदी विषय की कक्षा का दृश्य आपको तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप ये हेडिंग डाल लोगे, जैसे कि मैंने डाला है। दृश्य 1 सब में आएगा सबसे पहले, फिर दिन, अंदर, कक्षा, कक्ष, अध्यापक, दीपक और 40 विद्यार्थी। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप जो है यूज करोगे उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप हिंदी कक्षा में की का दृश्य, तो यहाँ पर आप जैसे इन्होंने डाल रखा है, कक्षा के मुख्य दरवाजे से ठीक ऊपर पीली पट्टी में काले रंग के मोटे अक्षरों में कमरा नंबर 104 अंकित है। प्रवेश द्वार जो है, द्वार के बाईं तरफ 11वीं के नाम की तख्ती लगी है। हिंदी विषय की कक्षा चल रही है। कक्षा के भीतर श्याम पट पर हिंदी विषय से संबंधित शब्दार्थ लिखे हैं। श्याम पट के सामने की दीवार पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर सभी विषयों के रंगीन चार्ट लगे हैं। डेस्कों की 4 कतारों पर सभी छात्र जो है शांत बैठे हैं, तत्लीनता से पाठ पढ़ रहे हैं। अध्यापक पाठ का जो है स्वस्वर जो है वाचन करते हुए कक्षा में धीरे धीरे टहल रहे हैं। पहली कतार के अंतिम डेस्क पर पहुंचकर छात्र दीपक पहुंचकर जो है छात्र दीपक को देखते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, अध्यापक फिर इनसे जो है बात होती है। दीपक तुम इस समय यह चित्र क्यों बना रहे हो, तो दीपक घबराते हो, वो सर। आगे आप जो है सभी बच्चे दीपक को देखते हंसने लगते हैं। अध्यापक सहज होकर, जरा दिखाओ तो चित्र।
अरे वाह, यह तो अति सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, इसका उपयोग हम बादल को घिरते देखा है कविता में जरूर करेंगे। सभी बच्चे दीपक के लिए ताली बजाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है अपने जो व्यू होते हैं आपने देखा, कुछ इस तरह से आप जो है नीचे भी लाइंस लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, इसी में ज्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा तो। नीचे आप कट्टू जो है लिख देंगे, दृश्य लेखन में जो है नीचे कट्टू याद रखना है आपको। सबसे पहले आपकी जो हेडिंग आ जाएगी, आप फिर आपने यूज क्या किया है इसमें। ठीक है, सब हेडिंग आप एक तरह से इसे कह सकते हो, जहां पे आपने कौन कौन से जो है बीच बीच में आपने दृश्य जो है देखे उसको नोट कर लेना है, फिर उसको जो है एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आपका जो इस तरह से जो है दृश्य लेखन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो गया कुछ इस तरह से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका है लेटर के ऊपर, ठीक है, पत्र के ऊपर। तो एसएल पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी के पद जो है रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार जो है अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानाचार्य को जो है आवेदन का पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे आप लिख दोगे एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ नीचे आ जाएगा किस लिए है आपका, फिर महोदय यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे, आपने विज्ञापन देखा, कहाँ देखा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं अपने आप को जो है इसके लायक मानता हूँ। ठीक है, मैं आपको जो है भरोसा दिलाता हूँ कि जो है मैं अपने कार्य को क्या बहुत अच्छे से करूंगा, अपनी लगन से करूंगा, बहुत परिश्रम करूंगा। ठीक है, और ये आप नीचे जो है अपनी जो शैक्षिक योग्यता है वो पूछी जाती है। यहाँ पे आप सव्रत जो है दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो है शैक्षणिक जो योग्यता है, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे जो पूछा गया है टीजीटी के लिए, ठीक है, अब टीजीटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या योग्यता रहती है, उस योग्यताओं को आप इसके अंदर डालेंगे। जैसे यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता में 10वीं 12वीं, फिर हिंदी से ऑनर्स आपने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, बीएड किया आपने, एमए किया हिंदी में। ये सारी चीजें आपको जो है पता थोड़ी तो होनी चाहिए आपके लिए क्या क्या योग्यता मांगते हैं। ठीक है, फिर अन्य योग्यता में आप डाल सकते हैं कंप्यूटर का ज्ञान, कार्य अनुभव क्या है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं 2 वर्ष का है, उपलब्धियां क्या क्या है, अभिरुचियां, भाषा ज्ञान, संपर्क 2 व्यक्ति, ठीक है, और दिनांक फिर हस्ताक्षर। कुछ इस तरह से आप जो है इसे जॉब लेटर आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर इसी के बाद जो है जॉब लेटर के बाद, अब मैंने इसको आपको पूरा पढ़ पढ़ के एक एक शब्द नहीं बताया, लेकिन पता होना चाहिए आपको क्या होता है। बाकी जब मैंने इससे पहले करवाए थे पेपर प्रैक्टिस पेपर सोल्व, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसी के अथवे में एक और लेटर आएगा आपका। ठीक है, और यहाँ बोला गया है विद्यालय स्तर पर सैनिक शिक्षा को जो है अनिवार्य किए जाने के बारे में जो है अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने राज्य के शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जो है सैनिक शिक्षा अनिवार्य करने की अनुरोध करना है आपको। और यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आप लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रति हो गया है। पहले जो है सेवा में आता था ना, तो अब प्रति हो गया है। शिक्षा सचिव दिल्ली, राज्य सरकार दिल्ली, कुछ भी आप जो है यहाँ पे डाल सकते हो अपनी मर्जी से। अगर दिया गया एड्रेस तो ठीक है, वरना आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो है विषय आप डाल देंगे। सबको ये फॉर्मेट पता ही होगा। विषय किस लिए है, फिर महोदया या महोदय या महोदया, फिर यहाँ से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, निवेदन यह है कि आज के आधुनिक युग में हम जहां चारों ओर मानव विकास चाहता है, वहीं वह स्वयं जो है सुविधा संपन्न भी बनना चाहता है, चाहे प्रकृति का हनन करके या नई नई वैज्ञानिक खोज करके। आज की दुनिया की सभी देशों में एक दूसरे की होड़ लगी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश की आंतरिक और बाह्य सीमा हर रोज एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, जिसका सामना हमारे सैनिकों को ही करना पड़ता है। देश के प्रति कर्तव्य बोध प्रत्येक नागरिक में होना चाहिए, और इसके लिए विद्यालयों में कम से कम उच्च माध्यमिक स्तर पर सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, जिससे विद्यार्थियों में एक जिम्मेदारी का भाव आए और वे सैनिक के त्याग, बलिदान व देश प्रेम को समझ पाएंगे। देश में आई किसी भी संकटकालीन स्थिति से निपट पाने में सरकार व आम नागरिकों की सहायता करेंगे। अंत मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है उच्च माध्यमिक स्तर पर सैनिक शिक्षा अनिवार्य करने के विषय के में जो है विचार करेंगे, जिससे देश को उच्च कोटि के देशभक्त व सैनिक प्राप्त हो सकेंगे। लास्ट में धन्यवाद भवदीय नाम लिखा है तो ठीक है, वरना का। ठीक है, अब देखिए काफी बच्चे नाम उम लिखने लग जाते हैं तो टाइम बर्बाद करते हैं, कुछ भी डाल दिए XYZ इंग्लिश में, हिंदी में का। ठीक है, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इन चीजों को सोचने में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह आपका हो जाएगा लेटर 2। 2 में से कोई एक करना था, मैंने आपको दोनों बता दिया, आप चाहे तो कोई भी कर सकते हैं एक। फिर आपका जो क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन,
वो आता है प्रतिवेदन के ऊपर। दिल्ली में क्या स्वच्छता अभियान चलाने से पूर्व एक समिति का गठन किया गया, समिति द्वारा जो है प्रतिवेदन को लिखना है आपको। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका प्रतिवेदन है, आप कुछ इस तरह जो है लिख सकते हैं प्रतिवेदन, जिसमें जो है दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने में हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली की नोट को सार्थक बनाने हेतु समिति का गठन किया गया, जिसमें कौन कौन से सदस्य थे, यहाँ पे सदस्य लिख दिए गए। ठीक है, अब ये सदस्य थे, फिर इस तरह जो है समिति ने इस दिशा में निम्न जो है प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किए। हमारी दिल्ली का ऐतिहासिक व प्राचीन महत्व है, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है, अतः हमें निम्न प्रयास करे जाने चाहिए। आप कौन कौन से प्रयास है यहाँ पे लिख दिए गए। ठीक है, जो भी 7-8 थे प्रयास यहाँ लिख दिए गए। फिर लास्ट में जो है सिग्नेचर आ जाएगा, जो जो आए हैं मुख्य गेस्ट आए हैं, ठीक है, जो भी अध्यक्ष है, सचिव है, सदस्य है, इनके लास्ट में जो है सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पे साइन और नाम के साथ। तो कुछ इस तरह से जो है आप प्रतिवेदन तैयार कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर यहीं आप आगे आएंगे तो इसमें भी अथवा दिया गया है, हर एक क्वेश्चन में आपको अथवा मिल रहा है। विद्यालय यहाँ पे क्या कार्यवृत्त तैयार करना है आपको। विद्यालय की सांस्कृतिक समिति 26 मई 2016 को संपन्न हुई थी, जिनमें उसमें जो है जिन विषयों पर जो है चर्चा हुई, उसके जो निर्णय लगे उसका जो है कार्यवृत्त तैयार करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से विद्यालय नई सीमापुरी दिल्ली की सांस्कृतिक समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 26 मई 2016 को छठी बैठक संपन्न हुई। सांस्कृतिक समिति की इस बैठक की अध्यक्षता उप प्रधानाचार्य श्रीमती कमला सिंह ने की। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस प्रकार है, यहाँ पे आप जो है जो भाग लिए सदस्य यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ नीचे जो है आपको कार्यवाही का आरंभ अध्यक्षता द्वारा अपने सभी सदस्यों का जो है स्वागत करने से हुआ। इसके पश्चात उन्होंने अपने अनुभवों से जो है अवगत कराया, जिससे हम अपने वार्षिकोत्सव को जो है अधिक प्रभावशाली और जो है सफल बना सकते हैं। सामान्य चर्चा के बाद बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो। ठीक है, इसे आप देख लेना। मैं आपको जो मेन चीज है वो स्टार्टिंग की एंड की आपको बता दे रहा हूँ। एंड में आपको जो है फिर वही सिग्नेचर, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे जो है नाम भी लिख देंगे आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, जैसे अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, सदस्य कौन है। ठीक है, यहाँ पे और लास्ट में जो है साइन आ जाते हैं, हस्ताक्षर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे और ये हो जाएगा। फिर आगे आते हैं तो जो अगला सेक्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये क था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ये क था। अब फिर जो है ख नीचे से जो है स्टार्ट हो जाता है। एक पार्ट हो गया आपका, दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ख स्मरण पत्र क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ से वे क्वेश्चन से जो आपके जो है तीसरी जो बुक है उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो स्मरण पत्र जो है क्या होता है, तो स्मरण पत्र इसे अनुस्मारक रिमाइंडर भी कहा जाता है। जब किसी पत्र, विज्ञापन आदि इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त ना हो तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है, इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। इसका प्रारूप तो अनौपचारिक पत्र की तरह होता है, पर आकार जो है छोटा होता है। यदि एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जाते तो उन्हें अनुस्मारक 1, 2, 3 इत्यादि लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्मारक पत्र हो गया। और फिर इसी के अथवे में बोला गया है प्रेस विज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं, तो प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज कोई व्यक्ति या संस्थान किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे जैसे कोई होता है प्रेस रिलीज जो है बुला लेते हैं, अपनी जो भी उनकी सोच है वो दुनिया या लोगों तक पहुंचाने के लिए वो प्रेस बुलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं, वर्णन करना है। तो प्रतिवेदन के 2 प्रकार होते हैं, कुछ इस तरह से है। प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं, पहला है औपचारिक प्रतिवेदन और दूसरा है अनौपचारिक प्रतिवेदन। औपचारिक में क्या होता है देख लेते हैं। औपचारिक प्रतिवेदन जब सरकार या किसी संस्था अथवा विशिष्ट अधिकारी के आदेशानुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो उसे औपचारिक प्रतिवेदन कहा जाता है। ठीक है, ये औपचारिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो उसे औपचारिक प्रतिवेदन कहते हैं। इसका वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होना अनिवार्य है। और नेक्स्ट जो है इसका दूसरा प्रकार है अनौपचारिक प्रतिवेदन। इसमें क्या होता है, अनौपचारिक प्रतिवेदन किसी व्यक्ति विशेष का अपना अध्ययन एवं निष्कर्ष है। समाचार पत्रों में इस प्रकार के प्रतिवेदन प्रकाशित होते रहते, इसमें अकेला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रतिवेदन के प्रकार आपने जान लिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके तीसरे के ख के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को करना है आपको। बाकी लेटर हो गया आपका, जो दृश्य लेखन है, प्रतिवेदन है, ठीक है, कार्यवृत्त, ये सब बदल जाएंगे टॉपिक। तो ये इन चीजों को तो आपको देखना है, सेम आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसी में ख चौथे में, फ्लैशबैक और जो फ्लैश फॉरवर्ड पर आपको टिप्पणी करना है, दोनों को ही बारे में बताना है। तो फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है? फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें जो है अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है। फ्लैश फॉरवर्ड में जो है भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले दिखा देते। फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों युक्तियों का प्रयोग करने के बाद हमें वर्तमान में आना जरूरी है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य होता है। तो यहाँ पे आपने जान लिया। आप टीवी में भी आप देखते होंगे, यहाँ तक आप बहुत सारे जो है इंटरनेट का यूज करते हैं। तो फ्लैशबैक पे गया है, फ्लैश फॉरवर्ड आप जानते होंगे ये सब क्या होता है। अब आते हैं सेक्शन आपका दूसरा ख पे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके वो बुक से पूछे जाएंगे। और एक चीज और नोट कर लीजिए, मैंने आपको किसी सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चन है उसका नंबर नहीं बताया, कितने नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन का मैं आपको नंबर बताते जाऊं, ये बार बार जो है सही नहीं लगता। आप जो है एक ही बार देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कितने नंबर का है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। ये जो आपकी क्वेश्चंस होंगे वो पाठ्य पुस्तक, एक पूरक पाठ्य पुस्तक से होंगे, आपकी जो भी बुक है उससे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देने आपको 50 से 60 शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन है क, वैसे हम स्वजन है, करीब है, क्योंकि हम पेशेवर गरीब है, से कवि का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर कुछ नीचे इस तरह से है। कवि ने यह बात बहुत सोच समझकर बोली है कि गरीबी यदि रिश्तों में खिंचाव पैदा करती है तो अमीरी रिश्तों के मध्य दरार बन जाती है। अधिक धन के कारण मनुष्य एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लालच तथा समय की कमी रिश्तों में खटास भर देती है। धन कमाने की चाहत में लोग परिवार को भूल ही जाते हैं, दूसरे उस धन पर कब्जा जमाने के लिए परेशान रहते हैं। अतः रिश्तों की आत्मीयता समाप्त हो जाती है। कवि का परिवार 5 सदस्यों का है और सब एक दूसरे से खींचे अवश्य है, परंतु उनमें आत्मीयता भरी पड़ी है, वह अलग नहीं है। कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते फिर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते। 3-3 नंबर के हर एक क्वेश्चन होंगे, कोई 2 करने होंगे आपको। ख, आप देखते हैं कस्तूरी मृग के अपने ऊपर ही चढ़ने के क्या कारण है? तो यहाँ पे आंसर है कस्तूरी के नाभि से एक सुगंध निकलती है जो बड़ी ही मनमोहक होती है। इस सुगंध की दिव्य अनुभूति मृग को खोजने पर विवश कर देती है। इस सुगंध की खोज में मृग इधर उधर दौड़ता है, किंतु इस सुगंध का स्रोत जो है वह कभी नहीं ढूंढ पाता। पूरा जीवन सुगंध के स्रोत को ढूंढने में निकल जाता है, जिसके कारण मृग स्वयं पर चढ़ने लगता है। इस खोज के पीछे उसका जीवन भर का संघर्ष तथा थकान और पानी की प्रबल इच्छा निहित होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ख, अब ग पे आते हैं। तो मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग कवित्री ने किस संदर्भ में किया है? किस संदर्भ में किया आपको बताना और क्यों। तो मोम के बंधन का संदर्भ जो है कवित्री ने स्त्री के बाहों के बंधन से लिया। उनके अनुसार ये बंधन एक व्यक्ति के आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अतः लेखिका उसमें पूछती है कि क्या तूने इन बंधनों के कारण रुक जाएगा। इसी प्रकार कवित्री तितलियों के पर को यौवन से जो है युक्त युवतियों के प्रति युवक के आकर्षण को व्यक्त कर रही है। कवित्री व्यक्ति को इन आकर्षण से स्वयं को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ग आपका जो है हो गया, तीसरा भी हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को जरूर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन आपका है सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवित्री में किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है। सपनों को क्या है, सत्य रूप में, यानी सपनों को सच करने के लिए क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पे एक मनुष्य को अपने समस्त सपनों को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। बिना लक्ष्य निर्धारित किए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। यहाँ पे कहना है इनका, उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनुष्य को अपने अंदर मौजूद समस्त गुणों को बाहर लाना होगा और उन गुणों को किसी भी व्यक्ति के वजह से किसी भी परिस्थिति के कारण खत्म नहीं होने देना होगा। तभी व्यक्ति जो है अपने सपने जो है साकार कर सकता है और अपनी मंजिल तक जा सकता है। इसी के अथवे में कोई एक बोला है आपको करने को इस छठे क्वेश्चन में
तो कोई एक करना है। और दूसरा देख लेते कौन सा है। कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा है, ये आपको बताना है। तो पर्वतीय प्रदेशों में भयंकर ठंड के समय कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के समूह को तूफानों से लड़ते देखा है। प्राय पर्वतों में बादल क्या है, समूह तेज हवाओं से टकरा जाते हैं, जिनके कारण आकाश में भयंकर जो है गर्जना होने लगती है। उन्हें देखकर आभास होता है कि वे लड़ रहे। इसी कारण कवि ने कहा कि महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका जो छठा क्वेश्चन भी हो जाएगा। सातवें पे आते हैं, तो सातवें जो है आपका 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के आंसर देने आपको। क्वेश्चन टोटल 3 होंगे, अब 2 का आंसर देना है। तो यहाँ पे पहला है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ जो बताया है, स्त्री समानता को जो है प्रतिष्ठित करने के लिए जो है ज्योतिबा फुले के अनुसार निम्नलिखित बातों का जो है बातों का होना आवश्यक है। पहला, स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान ही होने चाहिए। ठीक है, आगे पॉइंट देख लेते हैं। स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए तथा ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हो। ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुषों की मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। तो ये आपका जो है हो जाएगा इसका आंसर। ख पे आते, संध्या के समय जो है भट्टे का वातावरण पूछा गया, किस प्रकार का था। तो ईंट का भट्टा गांव बस्ती या शहर से दूर होता है, जैसा कि आपको ही पता है, जिसका प्रमुख कारण एक मिट्टी की उपलब्धता और भट्टे से निकलने वाला भयंकर धुआं होता है। ईंट भट्टे पर संध्या होने के उपरांत सन्नाटा पसर जाता है, जो घना जंगल जैसा प्रतीत होता है। सांप बिच्छू आदि का भय संध्या के उपरांत अधिक बढ़ जाता है। मजदूरों के रहने का ठीक प्रकार से जो है घर नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें डर के माहौल में रात बितानी होती है। तो भयंकर संध्या के समय जो है किस प्रकार का वातावरण रहता है आपका भट्टे के पास, तो यहाँ से कुछ इस तरह से बताया गया है। आगे आते हैं ग पर, गूंगा दया जो है या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध करना है आपको। तो ये आपका चैप्टर है गूंगे वाला, देख लेते हैं इसके आंसर किस तरह से है। गूंगे ने यह बात कई बार स्वयं संकेत के माध्यम से कही थी कि वह दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता है, अधिकार अपनत्व से उपजता है। चमेली उसे दया करके अपने पास रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे अपनत्व समझता है। वह उससे जो है अधिकार चाहता है। जब चमेली वंशता का पक्ष लेती है तो उसकी अधिकार भावना आहत होती है। चमेली के पक्षतापूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की आंखों में जो स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि वह केवल अधिकार चाहता है। अधिकार ही है जो उसे प्रेम, मान सम्मान तथा समानता का भाव देता है। दया या सहानुभूति उसे ये सब नहीं देती है, अतः वह दया या सहानुभूति से जो दूर भागता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, आप लिख सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वां 2 नंबर का है आपका, कोई एक करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। मजदूरों को उनकी मजदूरी देते वक्त जो है भट्टे के मालिक का रवैया आपको बताना है किस तरह का था, किस तरह का हो जाता था। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। भट्टा का मालिक का लड़का सूबे सिंह और वहां रहने वाला असगर ठेकेदार, दोनों का स्वभाव बहुत ही निर्दयी था। लोगों पर अत्याचार करना उनका काम था। दोनों वहां पर रहने वाले मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। मजदूर बेचारे दिन भर तपती धूप में दिहाड़ी पर मेहनत किया करते थे, जिससे शाम को उन्हें उनकी जो है दिहाड़ी 1000 ईंट के रेट से मिल जाए। लेकिन दोनों को उनकी सही मजदूरी देने में भी परेशानी होती थी। और यही नहीं, जब मजदूर उनकी बात नहीं मानते थे तो दिहाड़ी भी ना देते, साथ में उनको जान से मार डालने की धमकी भी दिया करते थे। तो जब मजदूर जो है वो दिहाड़ी लेते थे तो क्या क्या समस्याओं का पैदा होता था, ये आपको मजदूरों को उनकी मजदूरी देते वक्त जो है भट्टे का मालिक का रवैया किस तरह से था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं ख पर, इसमें से एक करना था आपको। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। चमेली को गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कैसे। तो गूंगे ने चमेली को अपने बारे में बताया कि बचपन में जब गूंगे का पिता मर गया था तो उसकी माँ भी उसे जो है छोड़कर चली गई थी। गूंगा यह भी बताता है कि बचपन में किसी ने गला साफ करने की कोशिश में उसके काकल को ही काट दिया था।
फिर वो इशारे में ही कहता है कि वह कभी मांग कर नहीं खाता, वह हमेशा अपनी मेहनत का कमाता और खाता, किसी से भी क्या है वो भीख नहीं लेता। ये आप लिख सकते हैं। आगे और भी है, गूंगे के माता पिता के मरने व चले जाने के बाद उसे उसके बुआ फूफा ने जो पाला, वह उसे बहुत मारते पीटते थे। वह चाहते थे कि गूंगा जो है बाजार में पल्लेदारी करके पैसा लाकर उन्हें दे, इसलिए वह अब वहां वापस नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आप लिख सकते हो। आगे आते हैं फिर क्वेश्चन 9वें पे। 9वां जो क्वेश्चन होगा आपका 2 होगा, इसमें से भी आपको 9वें में सबसे पहला क है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आंसर देना आपको। एक नंबर का है, हुसैन के मन में किस फिल्म के पोस्टर को देखकर ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया था? तो हुसैन के मन में सिंहगढ़ फिल्म का जो है रंगीन पोस्टर देखकर वॉल पेंटिंग बनाने का विचार आया था। आगे देखते हैं 8वें में ये जो क्वेश्चन है, आवारा मसीहा पाठ में वर्णित बाल सुलभ शरारतों का वर्णन करना है। तो पाठ में वर्णित बाल सुलभ शरारतों का जिक्र करते हुए बताया गया है, जैसे मछली पकड़ना, नाव पर सैर करना, तितलियां पकड़ना, बागों से फूल चुराना, लट्टू घुमाना आदि शरारती बालक शरद को बेहद पसंद है। यहाँ पे आप इस तरह जो इसके आंसर लिख लेंगे। अब आते हैं इसी के जो आपने ख देख लिया, क देख लिया, अब इसका ख है। यहाँ पे जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देने आपको 3 होंगे टोटल। तो मकबूल के बचपन की किसी एक शरारतपूर्ण घटना का वर्णन करना है। तो मकबूल को जब दुकानों पर बिठाया गया तो उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग पर ही रहता था। उसे ना तो चीजों की कीमतें याद रहती थी और ना कपड़ों की पहनाई का पता रहता। हिसाब में 10 रुपए लिखता तो किताब में 20 स्केच बनाता था। वह जनरल स्टोर पर बैठे बैठे सामने से गुजरने वाली महत रानी का स्केच बनाता था। बोरी उठाए मजदूर की पंच वाली पगड़ी का स्केच बनाता था। पठान की दाढ़ी का स्केच, बुर्का पहने औरत का स्केच तथा बकरी के बच्चे का स्केच बनाता रहता था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मकबूल जो है दुकान पर बैठे बैठे जो है किस किस का चित्र बनाता था, वर्णन करें। तो कुछ इस तरह से आप लिख देंगे। आगे आते इसी का दूसरा जो है, नाना के घर जो है किन किन बातों का निषेध था, यहाँ पे बताना है। नाना के घर किन किन बातों का निषेध था? शरद को उन निषिद्ध कार्यों को करना क्यों प्रिय था? तो लेखक शरद चंद्र के नाना बहुत सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा चाहते थे कि बच्चे सिर्फ पढ़ने में ध्यान दें और उनके अनुसार बच्चों का एक ही काम होना चाहिए, पढ़ाई करना। इसलिए उन्होंने बच्चों को खेलने कूदने और कई चीजें को करने के लिए जो है स्पष्ट रूप से मना किया था, जिनमें शामिल था तालाब में नहाना, जानवरों और पक्षियों को पालना, बाहर जाना, उपवन लगाना, पतंग उड़ाना, लट्टू नचाना, ठीक है, गिल्ली डंडा, कांच की गोली, ठीक है, खेलना आगे। और उनकी आज्ञा का जो पालन नहीं करता था उसे जो है बहुत कठोर दंड दिया जाता था। नाना जी द्वारा बनाए गए कानून शरद चंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के बालक थे और स्वतंत्र रूप से जीना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा विद्रोह कर उन बंधनों को तोड़ते थे। नाना के बनाए नियमों को तोड़ना हिम्मत की बात थी और शरद चंद्र में हिम्मत कूट कूट कर भरा था। वह एक साहसी बालक थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दोगे इसको। अब आते हैं लास्ट जो है आपका थर्ड, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है? तो मकबूल दुकान पर बैठने के बाद भी ड्राइंग तथा पेंटिंग में अपना सारा ध्यान लगाए रखता था। वह गल्ले की जवानी हिसाब रखता था। वह साथ अपने आसपास व्याप्त जीवन को 20 स्केच में उकेरता था। वह इस तरह वह अपने आसपास आने जाने तथा उठने बैठने वाले जो लोग हुआ करते थे उनका स्केच बनाता था। इसमें घूंघट ओढ़ी मेहतरानी, मतलब जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, पेंच वाली पगड़ी, ठीक है, गेहूं की बोरी उठाने वाला मजदूर, सिजदे के निशान, दाढ़ी से युक्त जो पठान तथा बकरी के बच्चे का स्केच बनाया करता था। अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी उसने दुकानदार पर रहकर ही बनाई थी। उसने एक फिल्म सिंहगढ़ से प्रेरित होकर जो है अपनी किताबें बेची और ऑयल जो पेंटिंग है वो करना आरंभ कर दिया। इसी फिल्म ने उसे जो है ऑयल पेंटिंग के लिए प्रेरित किया था, जैसा कि मैंने आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में बताया। तो ये आपका पूरा का पूरा हिंदी का जो है पेपर ऐसा आने वाला है, कुछ इस तरह से पैटर्न रहने वाला है। और जहां मैंने आपको बताया कि आपके 2-3 चीजें छोड़कर सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो है प्रैक्टिस किसके लिए करना है? आपको जो करना है प्रैक्टिस
वो करना है आपको दृश्य लेखन के लिए। पहला आपका दृश्य लेखन, इसके लिए आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, ठीक है। दृश्य लेखन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेटर के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रतिवेदन के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, कार्यव्रत के लिए आपको आना चाहिए, फॉर्मेट सभी का पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब दृश्य लेखन के लिए देखिए प्रैक्टिस बोले तो मतलब अपने आप को जो है कैसे लिखा जा सकता है, स्टार्टिंग एंडिंग कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से जो है हिंदी का सैंपल पेपर आपने देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दे। हम जब भी कोई नई वीडियोस डालेंगे तो वहां पर जो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो ये था आपका हिंदी का सैंपल पेपर। इससे पहले जो है हमने हिंदी का सैंपल पेपर कहिए या प्रैक्टिस पेपर, बात एक ही होती है। आप जो है इससे पहले हमने जो है हिंदी का 3 टोटल इसको लगा के 3 करवा दिया। तो आप जरूर जो है हिंदी के सारे देख ले और हर एक सब्जेक्ट का 3-3 लगभग करवा दिया। आपका जो है अभी 3-3 जो होना बाकी है, जिसमें ज्योग्राफी का एक बचा है और एक आपका फिजिकल का बचा है, ठीक है। इससे इसके जो अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे इनके 3-3 करवा दिए तो देख लेंगे आप, तो अच्छा पेपर आपका चला जाएगा। इसको आप लेकर जो है अपने आप प्रैक्टिस करके देखिए आप लिख पाते कि नहीं लिख पाते। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर शेयर करें वीडियो को, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।